जय हिंद। जो बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा 3rd एडिशन बुक लाया गया है, इस बुक का क्वेश्चन को और डिस्कशन को कैप्चर करेंगे। जो आइए इस वीडियो में देखेंगे। 25 सेट दिए गए हैं इस बुक में, सभी सेटों को देखें। जो से 64वीं पोस्ट को देख चुके हैं जो मेंस या पीटी का, फिर 1275 को अभी नहीं देखे हैं। जो 1717 पोस्ट के लिए जो फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, दोनों क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि यह रद्द हो चुका था, कैंसिल। इसके बाद री एग्ज़ाम हुआ जो 1717 पोस्ट के लिए 15 अप्रैल 2018 को री एग्ज़ाम हुआ था। इसका क्वेश्चन को इस वीडियो में कैप्चर करेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप सभी को तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। और अगर बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो बुक का भी पीडीएफ अपलोड है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर बुक का पीडीएफ या इस 1717 पोस्ट के लिए पीटी का एग्जाम हुआ था 15 अप्रैल 2018 को री एग्जाम, इसका भी ओरिजिनल पेपर है। ओरिजिनल पेपर के साथ साथ डिस्कशन दिया गया है। तो इस बुक को एक बिहार दरोगा का फुली सिलेबस बुक माना जाता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी क्वेश्चन पर आधारित बेहतरीन डिस्कशन दिया गया है। तो इस डिस्कशन से डायरेक्ट आपको सिलेबस का पकड़ बनता है। तो इसी उम्मीद से इस बुक से उम्मीद लगाया जा रहा है कि 60 से 70% क्वेश्चन टच करेगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। आपका ऑप्शन भी होगा, जो मोहम्मद बिन कासिम था। तो आइए देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो मोहम्मद बिन कासिम हुआ, जो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। जब भारत पर आक्रमण पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर किया तो विजय पाया। तो सिंध का शासक जो दाहिर था। यूनानी शासक जो मकदूनिया शासक का सिकंदर का भारत पर आक्रमण कर लगभग 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जो यूनानी शासक मकदूनिया शासक व आक्रमण किया था, जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में। महमूद गजनी भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनी भारत पर कब आक्रमण किया था? जो 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनी। जो मोहम्मद गजनी था भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला था। सबसे अधिक बार मुस्लिम आक्रमण करने वाला जो मोहम्मद गजनी बना, जो 17 बार। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में 457 ईस्वी में हुणों के आक्रमण हुआ था। हुणों का आक्रमण कब हुआ था? जो 457 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? किसके विरुद्ध? तो आपका मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान के विरुद्ध 1175 में। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में, जो पटन गुजरात पर किया था। यह गुजरात में पटन पड़ता है। उस वक्त यह यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया था। जो पटन गुजरात में पड़ता है, यह भीम द्वितीय वहाँ के शासक थे, तो वह मोहम्मद गौरी को पराजित किए थे द्वितीय में। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन के शिष्य था। जो मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन के शिष्य था, वह सतलन काल का पहला शासक था। जो अजमेर में शेख मुद्दीन चिश्ती का दरगाह बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इनका नाम दौलताबाद नाम रखा। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा 1869 में हुआ था। जो महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में
हुआ था, जिनका पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का पुतली बाई था। जो गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा की उपाधि दी थी या प्रदान की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया गया था। किस आंदोलन में? चंपारण सत्याग्रह के समय। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। इनका पुस्तक देख लेते हैं, हिंदी स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया। यह सभी आपको 64वीं पोस्ट में यह यंग इंडियन वाला पुस्तक पूछा हुआ है, जो आपकी 64वीं पोस्ट 2024 में ही हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो मोहम्मद गजनी ने। इसी ने 17 बार आक्रमण किए थे। तो आइए इसका विस्तार डिस्कशन देखते हैं। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की लूट में उसे 20 लाख की दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। 20 लाख की दिनार की संपत्ति जो सोमनाथ मंदिर से हाथ लगी थी मोहम्मद गजनी का। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अलहिलवाड़ा के शासक पर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। जो गुलाम वंश का संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, जो शासनकाल 1206 से 1210 के बीच था, वह गौरी का गुलाम था। गुलाम वंश जो मोहम्मद गौरी के गुलाम था। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आए थे वह कौन थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हेंगसोंग। तो आइए, ये आपका शासनकाल भारत आया था। हेंगसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वह बिहार में नालंदा जिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आए थे। इसका भ्रमण वृतांशी यू के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें हर्षकालीन साम्राज्य, बौद्ध, राजनीतिक एवं भारतीय संस्कार के बारे में वर्णन किया है। फैहान ये एक चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जो फैहान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री आए थे। ईसिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, जो तथा नालंदा एवं विक्रमा विश्वविद्यालय का वर्णन किए। जो यह दोनों बिहार में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमा विश्वविद्यालय दोनों बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, AC बोस ने। तो आइए महत्वपूर्ण नारा को देखते हैं। दिल्ली चलो नारा आप देख लिए, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आइए वचन देखेंगे और किसके द्वारा दिया गया है उनका नाम देखेंगे। दिल्ली चलो का नारा जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, यह सभी महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नारा है। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज शासन का ताबूत की कील साबित होगा, यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था, जो इनको लाठी से मार मार कर मृत्यु की। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जो सुभाष चंद्र बोस का है यह नारा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत का बुलबुल किसे कहा जाता है? जो सरोजनी नायडू का।
तो आइए बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। भारत का बुलबुल जो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश के थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला भारतीय राजदूत बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। अरुण आसफ अली जो भारत स्वतंत्र सेनानी थी, अरुणा आसफ अली जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश के भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो उत्तर प्रदेश के थी। सुचिता कृपलानी जो प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो पाटलिपुत्रा, पटना में स्थित है अभी। पाटलिपुत्रा जो पटना में अभी स्थित है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का जन्म जो 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसका पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त से की है। मगध की राजधानी गिरिवज्र जो राजगीर को कहा जाता था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था, जिसका अध्यक्ष सबाकामी और शासनकाल उस समय जो इन्हीं का कला शोक का शासनकाल था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जो बौद्ध धर्म को संस्थापक गौतम बुद्ध हुए और इनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। राज्य त्रणागणी के कल्याण किस राज्य में वर्णित किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो कश्मीर में किया गया है, कश्मीर में। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो कल्हण द्वारा रचित एवं संस्कृति ग्रंथ है, इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल का आरंभ होता है। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। कलिंग पूरे भारत में गंगा से गोदावरी तक विस्तृत एक शक्तिशाली साम्राज्य था। कोसल प्राचीन भारत के 16 महान जनपदों में से एक था। कोसल जो 16 महान जनपदों में से एक कोसल था। इसका प्रथम राजधानी अयोध्या और द्वितीय राजधानी शरावती था। यह दोनों यूपी में है। मुगल वंश का स्थापना भारत में हुआ। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो जो 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। इसकी स्थापना 1526 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीता था। आइए इससे संबंधित 3 और युद्ध हुआ। जो खानवा के युद्ध आपको 27 में हुआ। 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा संघ के बीच हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ। यह चारों युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो 29 जनवरी 1828 ईस्वी को मैदानी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर का विजय हुआ। और घाघरा का युद्ध जो 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय हुए। यह आप 26, 27, 28 और 29 सभी में बाबर का विजय हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के गुरु गोविंद सिंह थे कौन से? गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? 10वें थे, जो पटना में इनका जन्म हुआ था। गुरु साहिब जो पटना में स्थित है। यह आपको 11/3/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो 1717 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, जो यह री एग्जाम हुआ, पिछले क्वेश्चन में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए रिपीट भी क्वेश्चन आता है और उससे डिस्कशन देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिख के कुल 10 गुरु हुए जो निम्न हैं। उनकी शासनकाल को देखेंगे, कब से कब वह थे और किस लिए जाने जाते हैं। गुरु नानक जो 1459 से 1539 के बीच जो सिख धर्म के प्रवर्तक के रूपों में जाने जाते थे। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक गुरुमुखी लिपि का
जनक भी गुरु अंगद को जाना जाता है। गुरु अमरदास जो 1552 से 1575 के बीच थे, जो गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण कराए थे। गुरु रामदास ने जो 1574 से 1581 के बीच अमृत शहर की स्थापना किए थे। उसके बाद जो गुरु अर्जुन देव ने आए 1581 से 1606 के बीच अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण इसी ने किए थे। गुरु रामदास ने जो अमृत शहर को बसाया और गुरु अर्जुन देव ने जो उसमें स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। गुरु हरगोविंद सिंह जो 1606 से 1645 ईस्वी तक अकाल तख्त की स्थापना किए थे। वहीं अब जो गुरु हर राय जो 1645 से 1661 के बीच उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए थे। गुरु हर किशन जो 1661 से 64 के बीच अल्प वयस से असमय मृत्यु जो चेचक के कारण इनका मृत्यु हो गया था। गुरु तेग बहादुर जो 1664 से 1675 के बीच जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के मुख्य विरोध किया एवं मुगल के विरोध करतारपुर में युद्ध में लड़ा और 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने उसे फांसी दे दिए थे। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिए थे। इसके बाद आखिरी आपका गुरु गोविंद सिंह जो 1675 से 1708 ईस्वी के बीच हुए थे। यह लास्ट गुरु हुए और इनका जन्म जो पटना में हुआ था। कनिष्ठ राजा थे। कनिष्ठ राजा कैसे थे? तो आपका ऑप्शन ए कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्ठ एक कुषाण वंश के राजा थे। सबसे महान शासक भी थे। जो कनिष्ठ 78 ईस्वी में शक वंश सतवत चलाया जिसके राज्यरोहणी की तिथि है। शक सतवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। चौथे बौद्ध संगीति कनिष्ठ के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। वासुदेव जो कुषाण वंश के अंतिम शासक था। वासुदेव जो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त वंश श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश मौर्य राजवंश की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पाल वंश की संस्थापक गोपाल हुए जो 750 ईस्वी में। इसकी राजधानी जो मुंगेर में थी जो बिहार में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस यहाँ पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो अजमेर शरीफ मनाया जाता है। अजमेर शरीफ आपका ऑप्शन सी होगा। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस अजमेर शरीफ पर मनाया जाता है जो राजस्थान में स्थित है। जो अजमेर हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। चिश्ती सिलसिले का स्थापना अबू अहमद आबदा चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया और उनका केंद्र अजमेर में था। केंद्र बिंदु जो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद या हिंदी के आध्यात्मिक गुरु की उपाधि प्रदान की थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य है, यह दोनों लोग थे। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 ईस्वी में बसाया था। फतेहपुर सीकरी को जो मुगल सम्राट अकबर ने 1571 ईस्वी में यह बसाए थे। बिहार शरीफ जो भारत के बिहार राज्य में स्थित एक नगर है। बिहार शरीफ का पुराना नाम अदतपुरी जिसमें उदतपुरी भी कहा जाता था। आगरा भारत राज्य के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। 1504 ईस्वी में आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। शाहजहां ने आगरा उत्तर प्रदेश में
ताजमहल का निर्माण करवाए थे। शाहजहां ने जो आगरा में ताजमहल का निर्माण, जबकि आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक महान पुत्र थे। अशोक महान पुत्र किसके थे? जो बिंबिसार के थे, बिंबिसार के। आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। जो अशोक महान बिंदुसार का पुत्र थे। अशोक की माता का नाम शुभदाग्री तथा दिवांगों के अनुसार अशोक 269 ईस्वी से मगध की गद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती उज्जैन का राज्यपाल था। भ्रूणबु अभिलेख में अशोक के स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक का अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन जो अशोक ने किए थे। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अम्राइक और लिपि का प्रयोग किया गया है। जो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अम्राइक लिपि का प्रयोग किया गया अशोक के शिलालेखों में। ब्राह्मणीय लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के स्वाधिक अभिलेख जो प्राकृतिक भाषा में है। अशोक के अभिलेखों में उत्कर्णी ब्राह्मणी लिपि में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने 1837 ईस्वी में पढ़े थे। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर जो 544 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बैठे थे। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसका पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। आइए इसका और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गर्म पानी का स्रोत कहाँ स्थित है? गर्म पानी का स्रोत कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राजगीर में। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो गर्म पानी का स्रोत राजगीर जो मगध की राजधानी में स्थित है। राजगीर में ब्रह्म कुंड बिहार के सर्वाधिक उष्ण जल कुंड है, जिसका जल का तापमान 87 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए और देख लेते हैं बिहार के प्रमुख उष्ण जल कुंड को देखते हैं। बिहार में बहुत है। राजगीर नालंदा में स्थित सभी जल कुंड जो 5 है। पहला देखेंगे सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड और सप्तधारा और सप्तधरवा कुंड, यह नालंदा में। और मुंगेर में स्थित सभी कुंड को देखेंगे जो 10 है। लक्ष्मण कुंड जो मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड है, 62 डिग्री सेल्सियस है। लक्ष्मण, लमीश्वर कुंड, जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भीम कुंड और सिंगार ऋषि कुंड, पंचतंत्र कुंड, ऋषि कुंड और भरारी कुंड। इस प्रकार जो मुंगेर का सभी यह कुंड है। गया में एक अग्नि कुंड है। यहाँ पर गया में ठंडा और गर्म दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसको करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसे पूजा करते थे? जो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति, कुबड़ वाले सांड को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता को देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलती है। वृक्ष की पूजा और शिव पूजा जो सिंधु सभ्यता से मिलती है। सिंधु सभ्यता में मातृत्व और उपासना स्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता
ऐतिहासिक एवं कांस्यकालीन थी। यह भारत के प्रथम नागरिक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो भावचित्रात्मक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति जो पंक्ति बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए ग्रीक पद्धति अपनाई थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल जो गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सैमैद वापसी मिठाई के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिठाई के लिए शहद का उपयोग प्राप्त करते थे। पर्दा प्रथा और वैश्विक विरति सभ्यता का प्रचलित भी थे। इंद्र जो युद्ध का नेता और वर्षा के देवता के रूपों में जाने जाते थे। वरुण जो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र की देवता, विश्व के निर्माता एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का होना जो वरुण को माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विष्णु को जो विश्व संरक्षण एवं पालनकर्ता के रूपों में विष्णु को, अग्नि जो देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता, घौ जो आकाश का देवता सबसे प्राचीन है, घीव को घौ, सोम जो वनस्पति का देवता, सोम वनस्पति का देवता, उषा जो प्रगति एवं उत्थान की देवता, आशिवन जो विपत्तियों में हारने वाले देवता का, पुष्पन जो पशुओं का देवता, मरुतु जो आंधी तूफान की देवता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पुराणों में लिच्छवी राज्य की राजधानी है, पुराणों में लिच्छवी राज्य की राजधानी आपका ऑप्शन सी होगा जो वैशाली में है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी जो वैशाली में है। पाटलिपुत्रा उदयनी अपनी अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा नगर बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया। जो आपको 64वीं पोस्ट 2024 में हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उदयनी अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था, जो राजगृह से पाटलिपुत्रा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। गाया को जो 6 वर्षों की अर्थक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद जो 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के रात पीपल में बोधि वृक्ष के निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन को तथागत हो गए तथा बुद्ध के नाम से भी जाने जाते थे। गौतम बुद्ध के बारे में यह बताया गया है जो गया से संबंधित है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सूर्योदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 1902 से 79 के बीच है। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताबदिया नगर नामक स्थान पर जो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। उनका पिता का नाम जो हरसु दयाल तथा माता का नाम फूल रानी देवी थी, फूल रानी देवी। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी जो 8 अक्टूबर 1969 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण को देहांत हो गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो मरने के बाद यह दिया गया है। इनके 1965 ईस्वी में मैग्सेस पुरस्कार से भी प्रदान किए गए हैं। जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न भी मिला है और मैग्सेस पुरस्कार भी मिला है। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया था? तो जो 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 को जो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर जीते थे। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो 5 नवंबर
1556 को हुआ था, जो अकबर और हिमू के बीच हुआ था, जिसमें हिमू के हार हुआ, अकबर विजय हुए थे। और बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुआ था। इस हार नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हुआ। बालाजी की हार के कारण यह नहीं सह पाए, उनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड जो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, जो घूर्णन गति और परिक्रम गति। घूर्णन गति को देखते हैं, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। इसे परिभ्रमण या दैनिक गति भी कहा जाता है। इससे कारण दिन रात का घटना घटती है। घूर्णन गति के कारण ही दिन रात की घटना घटती है। परिक्रमण एवं वार्षिक गति, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकेंड लगाता है। पृथ्वी इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, जबकि परिक्रमण वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के समान है, शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति, अधिक मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, वह कौन सा ग्रह है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बुध है। बुध ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र पृथ्वी के निकट और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ के तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम की दिशा तथा सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का भगीना ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को। इसका घनत्व, आकार, व्यास पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है। मंगल ग्रह को देखते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लाल रंग जो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाती है। ये इसका 2 उपग्रह है। मंगल का 2 है, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। बुध जो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह और सूर्य के निकलने वाली 2 घंटा पहले दिखाई पड़ती है। बुध ग्रह जो सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले तक दिखाई देती है। बुध सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध के सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करती है, अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक तेजी कक्षीय गति वाला ग्रह भी कहा जाता है जो बुध को। वरुण ग्रह की खोज जो 1846 ईस्वी में जर्मनी वैज्ञानिक जोन्स गैले द्वारा किए थे। वरुण हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग का प्रकाश के उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन बादल छाए रहता है। जो वरुण है, इसके चारों ओर मीथेन गैस छाए रहता है। इसके उपग्रह में ट्राइटन मुख्य है। सूर्य की परिक्रमा यह 164.8 वर्षों में लगाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। जो राज्य नहर सिंचाई में सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा राज्य है? तो आपका बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होगा। तो आइए नहर सिंचाई से संबंधित प्रमुख घटनाओं को देखते हैं। जो नहर द्वारा देश की कुल सिंचाई क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार जो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि राज्यों भी नहर से सिंचाई होती है। जो वर्तमान समय में कुआं, नलकूप भारत की सिंचाई का प्रमुख साधन है। यहाँ पर साधन देखेंगे और सिंचाई की भाग देखेंगे कितना प्रतिशत है। कुआं और नलकूप से जो आपको 55.9% है, नहर से 31.4% है, तालाब से 6.1% है, अन्य स्रोत से भी आपका 6.6% है। भारत में सिंचाई का मुख्य साधन नहर है। पंबा सिंचाई परियोजना जो केरल के पंबा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से जो जल निकालती है और भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है जो इंदिरा गांधी नहर। भारत के सुदूर पूर्व से देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। भारत के सुदूर पूर्व में जो सबसे सर्वाधिक लंबा सीमा बनाती है वो कौन सा देश है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो म्यांमार है, म्यांमार। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है 2018 में। भारत में सुदूर जो देश है सर्वाधिक सीमा लंबाई जो म्यांमार देश के साथ है जो 1643 किलोमीटर है। उपयुक्त प्रश्न तर्क व्याख्या विशेषता जो इतना में दिए गए हैं। पीछे यह क्वेश्चन रिपीट है जो आपका क्वेश्चन ये होने वाला है। उस शहर को देशांतर क्या होगा जहां पर स्थान 6 बजे शाम जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। तो आइए देखते हैं। किसी स्थान पर कोणीय दूरी के प्रधान एमावतर पूर्व या पश्चिम की ओर होती है तो देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अंत एक देशांतर की दूरी जो 4 मिनट के बराबर होती है। अब यदि ग्रीनविच पर 4 बजे वह स्थान 6 बजे हैं तो इसका देशांतर ज्ञात करने के लिए अंतराल को 4 से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जो 2 घंटा का अंतर है, 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 और 4 से भाग देंगे तो आपका 30 डिग्री देशांतर प्राप्त होगा। 30 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें कौन सा इस्पात प्लांट में युक्त नहीं है जो? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो सिंदूरी। सिंदूरी यह झारखंड में है जो उर्वरक कारखाना के लिए जाना जाता है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापित किए गए थे। साथ ही चित्तरंजन लोकोमोटिव, सिंदरिया उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आदि भी इसे योजना के काल दौरान स्थापित किया गया था। गारो जनजाति स्थित है। गारो जनजाति आपका ऑप्शन सी होगा जो मेघालय की है। यह जनजाति मेघालय में है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 से 42 का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। इस अनुसूचित जनजाति का परिभाषित करते हुए कहा गया है कि उसमें जनजाति और जनजातीय सांप्रदायिक या जनजातीय समुदाय के समूह या वर्ग शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे। तो आइए उस सभी जनजाति को देखते हैं किस राज्य से संबंधित है, कौन सी। असम से देख लेते हैं। लुसाई, बोरी, राभा, कोछारी, बोडा, काबो यह सभी जनजाति जो असम से हैं। मणिपुरी जो कुकी, तंगखू, थालो, नागड़ा, मैटी या मैठी यह सभी मणिपुर की जनजाति है। मेघालय की गारो, खासी, जयंती, मिक्री या भोई यह सभी मेघालय की जनजाति है। अब मिजोरम का जो मिजो, लाखे, पाओ, चमका यह सभी मिजोरम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी की लंबाई
उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो कितना है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई जो 2880 किलोमीटर है। इसका मात्र जो 20% पानी द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत पाक सिंधु जल समझौता के तहत 1960 के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के कुल लंबाई जो 2900 किलोमीटर है, जो सिंधु की लंबाई लगभग के बराबर है। सिंधु की लंबाई जो 2880 किलोमीटर है, वहीं सिंधु की ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो 2920 किलोमीटर की अंतर है। जो जब अब सिंधु नदी की जो भारत पाक जल सिंधु के समझौता के तहत 1960 में यह समझौता हुआ था, जो 20% पानी भारत प्रयोग करेगा, बाकी 80% पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा। आइए, मागिन स्टार किसे कहा जाता है? मागिन स्टार किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को मागिन स्टार या भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम का पश्चिम दिशा, सुबह के पूर्व दिशा में दिखाई देता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होता है। यह पृथ्वी के स्वाधिक नज़दीक जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, जुपिटर जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह गैनीमीड पीले रंग का सबसे अधिक उपग्रहों का सबसे बड़ा है। सभी उपग्रहों का में से सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल, मार्स, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल है, जो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। इसका 2 उपग्रह है, जो फोबोस और डीमोस। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि, इसके चारों ओर वलय होने के कारण मीठी प्रकाश वाली कुंडली है। वलयों की संख्या 7 है, जो आकाश में पीला तारे के समान दिखाई पड़ता है शनि को। शनि सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 है। जब राज्यसभा सदस्यों को उच्च सदन भी कहा जाता है। यह एक अस्थायी संस्था है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा विशिष्ट स्थान दिया जाता है। वर्तमान राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिन्हें 229 राज्य से और 4 संघ राज्य क्षेत्र से तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होती है तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों पर अवकाश से ग्रहण करते हैं, जो अनुच्छेद 83 के क्लाउज 1 के तहत। राज्यसभा के सदस्यों का आहत देख लेते हैं। भारत एक नागरिक होगा, जो अनुच्छेद 84 के तहत। आयु जो 30 वर्ष से कम न हो, अनुच्छेद 84 में है। संसद द्वारा निर्धारित योग्यता धारणा करना हो। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप, लद्दाख, दादर एवं नगर हवेली, जो दमन दीव, लक्षद्वीप, राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। यह सभी का जो चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप राज्य का कोई प्रतिनिधित्व नहीं राज्यसभा में होते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लोकसभा के होते हैं। जो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह लोकसभा के होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपनी सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष या एक उपाध्यक्ष चुने जाएगी।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की त्याग पत्र देते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देंगे। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूपों में शपथ नहीं लेते हैं बल्कि सामान्य सदस्यों के रूपों में शपथ लेते हैं। लोकसभा भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं रहता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति को पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो 17 अप्रैल से 1952 से 4 अप्रैल 1957 के बीच चला था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीबी मलंकर तथा उपाध्यक्ष जो अनंत श्याम आयंगर थे। नोट देख लेते हैं। जो न्यूनतम 55 सांसद वाले दल ही लोकसभा का विपक्षीय दल होने का दावा कर सकता है। लोकसभा की कुल सीट का 10% होना अनिवार्य है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और 18वीं का भी है वर्तमान में। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, आपका ऑप्शन सी होगा, जो पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे पार्लियामेंट राज्यों का विधानसभा में से होते हैं। राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च माना गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के ईस्वी के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 55 के क्लाउज 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुमानित प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमण पद्धति मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान द्वारा चुनाव किया जाता है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचित मंडल द्वारा होती है जिसे निम्न शामिल। पहला क जो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्यों का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1952 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पांडुचेरी निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषद जहां के द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत और दिल्ली पांडुचेरी का सभा को मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं होती है? किसका जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त मिलकर बनने वाली निर्वाचन सदस्यों के अनुपात से पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके नियुक्ति किसी व्यक्ति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता शपथ लेता है। तो आइए शपथ एवं त्याग पत्र जो पद देखेंगे, यहाँ पर शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र किसको दे सकते हैं। राष्ट्रपति का शपथ जो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। राज्यपाल जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय, जबकि राष्ट्रपति सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को देते हैं। यह राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति
शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को दिला सकते हैं अपना त्याग पत्र। प्रधानमंत्री का शपथ जो राष्ट्रपति दिलाते हैं और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देख सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो शपथ नहीं होता है, लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है, यह आम शपथ होती है जो उपाध्यक्ष को यह अपना त्याग पत्र देते हैं। अनुच्छेद 32 क्वेश्चन को देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों का स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी प्रादेशिक पार्टी के रूपों में कौन प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अर्थात प्रादेशिक पार्टी के रूपों में प्रदान करता है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 2 324 से 29 के बीच निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय दलों के रूपों में मान्यता। वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आहत पूर्ति करनी होती है। तो आइए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए कौन कौन सी आपकी बाध्यता प्राप्त करनी होगी? यदि वह लोकसभा एवं विधानसभा में आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों से 6% प्राप्त करना तथा इसके साथ ही राज्यों में लोकसभा में 4 सीट प्राप्त होना। यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीता है और उससे सदस्यों 3 अलग अलग राज्यों में चुने जाते हैं। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दलों के रूपों में मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज्य लागू किया गया था। पंचायती राज्य कब लागू किया गया था? जो 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में पंचायती राज्य लागू किया गया था। पंचायती राज्य शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था तथा दूसरा आंध्र प्रदेश के 11 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों का गठन के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 में पंचायत से संबंधित पंचायत को यदि किसी भी विधि को अधीन पहले विघटित नहीं की जा सकता है, उसकी अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख 5 वर्षों की होती है, जो अनुच्छेद 243 के अण में किया गया है। यदि किसी पंचायत के समय पूरे विघटित कर दिया जाता है तो उसे निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि को लिए कराया जाता है। किंतु यदि पंचायत ऐसे समय में विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 माह से कम बची हो, शेष अवधि के निर्वाचन करानी जरूरी नहीं होती है। अगर 6 मंथ बची है तो उसे निर्वाचन कराना अनिवार्य नहीं होती है। अनुच्छेद 243 के 6 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज्य संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से अण तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ जो 11 का प्रावधान किया गया है, अनुसूची 11 में पंचायती से है। तो आपको देख लेते हैं जो नोट जो 1986 ईस्वी में गठित एल.एम. सिंधिया समिति सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, जो आपको 2024 में 64 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था दरोगा के लिए मध्य निषेध में, उसमें यह पूछा हुआ प्रश्न है। वर्तमान में पंचायत राज्य व्यवस्था नागालैंड के मेघालय एवं मिजोरम राज्य के छोड़कर अन्य सभी राज्य तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित राज्यों में लागू है। जो पंचायती राज्य एवं प्रमुख समितियों को देख लेते हैं कब गठित किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जीवी के राव समिति जो 1985 में, एल.एम. सिंधिया समिति 1986 में और पी.के. थुंकन समिति 1988 में गठित किया गया था। जय हिंद, जय भारत। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।